नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के आया हूं। तो हासिल करेंगे सभी जानकारियों को विस्तृत रूप से। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख रहे हैं, पूर्व सैनिकों की बैठक में मांगे रखी गई सरकार से। जी हां, पूर्व सैनिकों की बैठक हुई है प्रयागराज में, जैसे आप ये मीडिया रिपोर्ट्स देख पा रहे हैं। और उस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण मांगे जो कि पूर्व सैनिकों से जुड़े हुए हैं, पेंशनर से जुड़े हुए हैं, उनको सरकार के सामने रखी गई है। तो क्या प्रमुख मांगे वहां रखी गई है, चलिए जानकारी लेते हैं। सबसे पहली मांग दोस्तों, टोल टैक्स माफ करे सरकार। जी हां, पूर्व सैनिकों को भी टोल टैक्स में माफी को लेकर के मांग रखी गई है। दूसरी मांग दोस्तों, रेलवे रिजर्वेशन में छूट बहाल हो। पूर्व सैनिकों को और उम्र दराज वाले जो नागरिक हैं, उनको छूट बहाल करने के लिए जो है मांग रखी गई है। तीसरी मांग दोस्तों, पेंशन में 65, 70 और 75 साल एज होने पर 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी किया जाए। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों कि एक प्रपोजल ऑलरेडी चल रहा है कि पेंशनर की उम्र जैसे 65 साल, 70 साल और 75 साल होती है, तो उनके पेंशन में, बेसिक पेंशन में 5%, 10% और 15% का इजाफा हो। अभी ये प्रपोजल है, अभी तक सरकार ने इसको जो है मंजूर नहीं की है। ये प्रपोजल अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में पेंडिंग है। तो उस प्रपोजल को लागू करने के लिए भी मांग रखी गई है पूर्व सैनिकों के इस बैठक में। तो बहुत जायज बात है दोस्तों, क्योंकि अगर मांगे रखी जाएंगी, अगर बीच बीच में समय समय पर मांगों को उठाया जाएगा, तभी मुद्दों की प्रासंगिकता बनी रहती है। अगर मांगे नहीं करी जाएंगी, मांगों को अगर जोर शोर तरीके से नहीं रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होते चले जाएंगे। तो समय समय पर इस तरीके की मांगे जो है हमारी तरफ से, पूर्व सैनिकों की तरफ से या कई और भी पेंशनर संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से रखी जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों, स्पर्श से जनवरी 2024 का पेंशन स्लिप जारी। जी हां, साथ में 1,56,864 रुपए का एरियर भी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो ये मैसेज देखिए, पेंशनर को ये मैसेज मिला है जिसमें उनको जानकारी स्पर्श की तरफ से दी गई कि उनके अकाउंट में 1,56,846 रुपए 6 जनवरी को क्रेडिट होने वाले हैं और उनके अकाउंट में क्रेडिट हो भी चुके हैं, जैसे पेंशनर ने मुझे जानकारी दी है। और उनका जो है जनवरी 2024 महीने का पेंशन स्लिप भी जारी हो गया। चलिए मैं आपको उनका पेंशन स्लिप दिखाता हूं और लमसम पेमेंट में किस तरीके से 1,56,846 रुपए का एरियर दिखाया गया है वो भी दिखाता हूं। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों, जैसे ये पेंशन स्लिप जनवरी 2024 महीने का आप देख पा रहे हैं, जहां पर लमसम पेमेंट के बारे में डिटेल्स दिया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेंशनर का डिटेल्स है, जो कि एक प्री 2006 के पेंशनर हैं, आप देख पा रहे हैं। और उनका जो एरियर अमाउंट है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एरियर अमाउंट है 1,56,846 रुपए, जो कि इस पेंशन स्लिप में, जनवरी महीने के पेंशन स्लिप में दिखाया गया है। और ये पेंशन स्लिप जारी होने के बाद 6 जनवरी 2024 को पेंशनर के अकाउंट में ये जो अमाउंट है 1,56,846 रुपए क्रेडिट भी हो चुके हैं। तो आपने अभी पेंशन स्लिप देखा, जनवरी महीने का पेंशन स्लिप लमसम पेमेंट के साथ स्पर्श की तरफ से जारी किया गया था। आगे दोस्तों, उसी मुद्दे से जुड़ा हुआ 2 जनवरी को स्पर्श से नया पीपीओ और 6 जनवरी को मिला एरियर। जी हां, ये जो एरियर 1,56,846 का आया, इसके आने से पहले 2 जनवरी 2024 को जो है दोस्तों एक पीपीओ जारी किया गया, कोरिजेंडम पीपीओ स्पर्श की तरफ से, जिसमें पेंशन में सुधार किया गया। जो पुराना पेंशन था उसको बढ़ोतरी करके नया पेंशन लागू किया गया। उसके बाद जो है एरियर जो बन रहा था, उस एरियर को 6 जनवरी 2024 को अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। चलिए जो पीपीओ जारी किया गया था उसको दिखाता हूं आपको। अब दिसंबर 2023 महीने का जो पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं आप, उन्हीं पेंशनर का है, जैसे आप देख रहे हैं सेम उन्हीं पेंशनर का है। उनका जो बेसिक पेंशन आप देख रहे हैं 19,527 रुपए बेसिक पेंशन था उस समय में। उनको एफएमए यानी कि फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए भी मिलता था और उनका डीआर का अमाउंट इतना होता था और कुल मिलाकर के उनको पेंशन इतना मिलता था। अब इन पेंशनर का नया पीपीओ जारी कर दिया गया है, 2 जनवरी 2024 को जारी हुआ है। अब चलिए उस पीपीओ को देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो कोरिजेंडम पीपीओ स्पर्श की तरफ से जारी किया गया है, जो आप देख पा रहे हैं, उन्हीं पेंशनर का ये कोरिजेंडम पीपीओ है।
ये एक प्री 2006 के रिटायरी पेंशनर है। 30 नवंबर 2002 को वो रिटायर हुए थे। एक हवलदार वाई ग्रुप के थे और उनकी सर्विस थी 16 साल 5 महीने 29 दिन, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब इस कोरिजेंडम पीपीओ को जारी किया गया पेंशन में सुधार के साथ। अब दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा, हालांकि ये जो कोरिजेंडम पीपीओ है अभी उनकी फैमिली पेंशनर पेंशन ले रही है, उषाबाई जी हैं वो पेंशन ले रही हैं। और जो आप चेंजेस यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे आपने देखा दोस्तों, अभी यहाँ पर जो चेंजेस आप देख रहे हैं, पिछले महीने का आपने दिसंबर महीने का अभी अभी पेंशन स्लिप देखा था, जिसमें आपने 19,527 रुपए बेसिक पेंशन देखा है। अब वो बेसिक पेंशन बदल करके 21,782 रुपए कर दिए गए हैं। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, तो चेंजेस यही है कि 19,527 से उनका बेसिक पेंशन को बढ़ा करके 21,782 कर दिया गया है। और पेंशनर को फिक्स मेडिकल अलाउंस जो हर महीने 1,000 रुपए वो भी मिलता है। और ये जो पीपीओ कोरिजेंडम पीपीओ जारी किया गया है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जारी करने की तारीख जो है 2 जनवरी 2024। तो आप सबने देखा दोस्तों कि दिसंबर के महीने में जो पेंशन स्लिप जारी हुआ था उसमें जितना पेंशन पेंशनर को मिला था उसको बदलकर जनवरी में नया जो है पीपीओ भी जारी किया गया और नया पेंशन स्लिप के साथ पेंशनर को उनके अकाउंट में पूरा एरियर भी क्रेडिट हो चुका है। और ये जो एरियर था दोस्तों, ये ओआरओपी का ही बढ़ा हुआ जो पेंशन है उसका एरियर था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। क्या अंतरिम बजट में 5% डीए बढ़कर 51% होगा? क्या फरवरी में डीए की बढ़ोतरी की घोषणा हो जाएगी? दोस्तों आप सबको पता है कि आने वाले फरवरी के पहले तारीख को अंतरिम बजट पेश होगा संसद में, जो कि चुनावी बजट है, क्योंकि एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट है। जब तक इलेक्शन होकर के दूसरी सरकार नहीं चुनी जाती तो ये अंतरिम बजट है, तो इसको हम चुनावी बजट भी कह सकते हैं। तो इस चुनावी बजट में क्या बजट के साथ ही डीए की बढ़ोतरी की भी घोषणा हो जाएगी? इस तरीके का जो सवाल है कई सारे पेंशनर्स ने मुझे पूछा है, तो उसका जवाब आप सबको दे दूं दोस्तों, नहीं, क्योंकि बजट के साथ कभी भी डीए का डिक्लेरेशन नहीं होता। लेकिन आप सबको बता दूं, इस बार का जो डीए का जो बढ़ोतरी होगा, चाहे वो 50% हो चाहे 51% हो, इसकी घोषणा जल्दी होगी। क्यों जल्दी होगी? क्योंकि लगभग मार्च के महीने से शायद आचार संहिता लग जाएंगे देश भर में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो आचार संहिता लगने से पहले पहले डीएडीआर की घोषणा हो जाएगी। मैं आपको 2019 का एक लेटर दिखाऊंगा। 2019 में जब चुनाव होने वाले थे, 19 के चुनावों से पहले पहले फरवरी के महीने में ही लेटर तक जारी हो गया था डीए डिक्लेरेशन का। तो पहले उसको लेटर को आप देख लीजिए दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का लेटर है, जो 27 फरवरी 2019 का है, यानी कि 2019 के इलेक्शन से पहले पहले जो डीएडीआर की घोषणा होनी थी दोस्तों, वो 27 फरवरी को ही हो चुकी थी। अमूमन हमने देखा है या तो अप्रैल के महीने में या तो मार्च के एंड में होता है डीएडीआर की घोषणा, लेकिन जिस साल जो चुनाव थे उस साल बहुत पहले ही जो है इस तरीके से घोषणा कर दी गई थी। देखिए आप 1 जनवरी 2019 से बढ़ने वाले जो डीएडीआर थे, जो 9% से बढ़कर 12% हुए थे, उसकी घोषणा 27 फरवरी को ही सरकार की तरफ से लेटर जारी करके बकायदा कर दिया गया था। तो इस साल भी चूंकि चुनाव है तो हो सकता है कि जो घोषणा है वो थोड़ा जल्दी ही हो जाए। तो आप सबने देखा 27 फरवरी को ही लेटर जारी हो गया था और डिक्लेरेशन उससे पहले ही हो चुका था कि डीएडीआर बढ़ करके जो भी है, जो जनवरी 2019 से लागू होना था उसको जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अब की बार भी जो जनवरी 2024 से हमारा डीएडीआर का डिक्लेरेशन होना है, वो फरवरी के महीने में बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि डिक्लेयर हो जाए, चाहे 50% हो चाहे 51% हो, वो जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा और हमें हमारा बढ़ा हुआ डीएडीआर भी जल्दी से मिलेगा। लेकिन अंतरिम बजट में मिल जाए ऐसे चांसेस बहुत कम है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।